निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री धामी जी को ये भी जवाब देना चाहिए कि ये पिछले 8-8.5 साल से उनकी सरकार है यहाँ, और 8.5 साल से उनकी सरकार में ये कब हुआ कि इस प्रकार स्थायी निवास के नियमों में ढील दी गई। मुख्यमंत्री अपनी खाल बचाने के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं, और ठीक है, अधिकारी भी दोषी है तो अधिकारियों को दंड मिले, लेकिन मुख्यमंत्री धामी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के इस कृत्य से अपने को अलग नहीं कर सकते। ये इस कृत्य में बराबर के साझीदार हैं और बराबर के दोषी हैं। अधिकारियों को तो धामी जी दंड देंगे, शायद, मुझे लगता नहीं कि देंगे, पर चलो मान लिया देंगे, लेकिन धामी जी को दंड कौन देगा जिनकी सरकार में इसे हुआ। और इस लोकतंत्र में मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि जिस कृत्य के लिए कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पिछले करीब 1-2 साल से इस बात को कह रहे थे कि आपके हकों पर डाका डालने के लिए सरकार ने नियमों में ढील दी है, उस प्रकरण में धामी जी ने अधिकारियों को दंड देने की बात की है, लेकिन धामी जी को और इस सरकार को दंड यहाँ की जनता दे। मैं ये आह्वान लोगों का करना चाहता हूँ। सर, बिहार में जिसे ये जो दंड देने की बात धामी जी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी खाल बचाने की कवायद है। असल में इसके लिए सरकार दोषी है और दंड इस सरकार को मिलना चाहिए। अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से जिन्होंने इसमें सब हाथ अपने साझा किए, उनसे अधिक दंड के भागीदार और अधिक दोषी ये सरकार है, और इस सरकार को दंड लोकतंत्र में यहाँ की जनता दे सकती है। मैं आह्वान करता हूँ कि इनको दंड दें। सर, बिहार में जो चुनाव हुआ, जिस तरीके से चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए, क्या सरकार 2027 में यहाँ पर भी ये फॉर्मूला तैयार कर सकती है? क्योंकि आपने अपने संबोधन में भी कहा कि अगर देना है तो पूरे साल सरकार क्यों नहीं? भाई, बात ये है, हम ये कह रहे हैं कि सरकारों ने बहुत शॉर्टकट रास्ते अपनाकर चुनाव जीतने के मैकेनिज्म तैयार कर लिए। भारतीय जनता पार्टी अतीत में अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी अभी तो ये सब चुनाव के टाइम में जहां जहां उनकी सरकारें पैसे देके चुनाव जीत रही है, लेकिन अगर अतीत में आप देखें तो वृद्धावस्था पेंशन कांग्रेस की इजाद की हुई स्कीम है, परित्यक्ता पेंशन कांग्रेस की इजाद की हुई पेंशन है। उत्तराखंड में तो हरीश रावत जी की सरकार ने 14 अलग-अलग किस्मों की पेंशनें लोगों को मुहैया कराई, और वो इस तरह नहीं कराई कि सिर्फ चुनाव के समय। वो जब तक स्कीम जब से शुरू हुई, अनवरत वो स्कीमों के तहत वो पेंशनें लोगों को मिलते रही। विकलांग पेंशन मिली और वृद्धावस्था पेंशन मिली, किसान पेंशन मिली, पुरोहित पेंशन मिली, बोनर पेंशन, तीर्थ पुरोहित बोने, क्योंकि उनके प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, उनको वो पेंशन मिली, तमाम पेंशनें मिली। तो ये हमने ये कहा कि ये जो चुनाव जीतने के लिए अंत में 10,000 20,000 लोगों के खातों में डाल देते हैं, ये तो एक प्रकार की चुनाव जीतने के लिए सरकार की तरफ से, पार्टियों की तरफ से रिश्वत है। तो ये बंद होना चाहिए। इस पर तो बतेरे लोगों को कोर्ट भी जाना चाहिए, जो इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के रक्षक हैं, तो उनको कोर्ट भी जाना चाहिए कि भाई चुनाव के टाइम में लोगों के खातों में पैसे डालकर सरकार डाले ना, पैसा 5 साल डाले। तो मैंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कहा है कि सरकार को ये चाहिए था कि पूरे 5 साल उनके खातों में पैसे डालें, और 5 साल नहीं डाली, और अब चुनाव में डालेंगे तो जितना बकाया होगा उतना कांग्रेस पार्टी आकर डालेगी। हम डालेंगे तो हम पूरे 5 साल डालेंगे, हम ऐसे नहीं कि चुनाव के टाइम उनके खातों में पैसे डालें। तो मैंने इस बात को कहा था। और सबसे बड़ी बात, आप मत डालिए लोगों के खातों में पैसे, आप लोगों को रोजगार दीजिए ना, जिसके लोग हकदार हैं। उत्तराखंड राज्य अलग बढ़ने के पीछे जो मकसद थे, जिस मकसद से लोगों ने अपने खून पसीना बहाया, कोई व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है कि जो उत्तराखंड आंदोलन में जिसने किसी न किसी रूप में सहभागिता न की हो। सबने उसमें सहभागिता की। बतेरे हमारे भाइयों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, और उसके बाद अगर वो मकसद अधूरा है तो निश्चित रूप में हम पर असफलता का तमगा लगता है इस प्रदेश पर। इसलिए
इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार ये पैसा बांटने की, पिछली बार 2022 के इलेक्शन में इन्होंने इसी तरह क्या होते हैं वो कॉलेजों में वो बांटे, लैपटॉप, टैब बांटे। तो ये अभी से बांटे ना, पिछले 4 साल हो गए, तो 4 साल में किसी साल टैब बांटे, किसी साल पठन पाठन के लिए आवश्यक कोई और सामग्री बांटे, इस तरह करे ना। पर चुनाव में इनको ध्यान आता है सब कुछ, और वो पठन पाठन, वो टैब बांटने के बाद उससे जो ज्ञान अर्जित बच्चों ने किया, जब परीक्षा होती है तो परीक्षाएं लीक कर देते हैं। तो ये इनके हालात हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं लोगों का कि लोग इस बात को समझें। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गैरसैंण के पास सारकोट गांव मैंने गोद लिया था, वो एक मॉडल बन रहा है, उसमें इतना विकास हो चुका है। हमने कोशिश की हमारी सरकार ने कि पूरे गांव तक विकास पहुंचे, और वो कहीं ना कहीं पहुंच गया। आपको लगता है कि आज गांव के हालात वो हैं कि सरकार इस बल पर आकर कह सकती है कि हमें गांव तक सुविधा पहुंचे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने सारकोट गोद दिया, हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है उन्होंने सारकोट लिया। मैं सारकोट 1-1.5 साल पहले गया था, तब तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि सारकोट उन्होंने गोद दिया तो उसका क्या हुआ। लेकिन अब आपने मुझे कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने सारकोट गोद दिया है, तो मैं सारकोट जाऊंगा और पता करूंगा कि सारकोट में मुख्यमंत्री जी ने उसे गोद देने के बाद क्या क्या वहां पर आमूलचूल व्यवस्थाएं मतलब बदल दी और नयापन क्या है, मैं उसको पता करूंगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि वो इस बात पर श्वेत पत्र जाहिर करें कि उनके सांसदों ने पिछले 10 सालों में जो गांव गोद लिए थे उनका हालत क्या है, उनकी हालत मैं एक गांव का बयान कर रहा हूं। तीरथ सिंह रावत जी ने एक गांव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली, उस गांव को गोद दिया था। उस गांव में 14-15 साल पहले मैंने एक रोड सैंक्शन की थी, वो रोड आज तक, तब से लेकर अब तक उस पर मिट्टी भी नहीं लगी है, बस जो खोदा था वो खोदा था, और बस गांव गोद दिया था। तो ये फजूल की बातें हैं, इनकी फजूल की बातें। तो मुख्यमंत्री जी का ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में जो गांव गोद लिए गए, मतलब 2014 के बाद से, 15 साल तो नहीं पर 2014 के बाद 12-13 साल हो गए, तो इन 12-13 सालों में जो गांव गोद लिए गए, उन गांवों की स्थिति का श्वेत पत्र जारी कर। देखिए, यहाँ देश में लोग बाग जो है आंदोलन चल रहा है, लोग बाग धरने पर है, वहीं पर दूसरी ओर जो है भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है कि 2027 का जो सपना है वो कांग्रेस का सपना ही रह जाएगा। उसको किस? देखिए, ये कॉन्फिडेंस उनका चोरी का कॉन्फिडेंस है। पिछली बार भी 2022 में इन्होंने चोरी करके सरकार बनाई है। ये जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री आवास की शोभा बढ़ाएं, वो मंत्री आवास की और मंत्री कार्यालय की शोभा बढ़ाएं। ये चोरी, वोट चोरी करके बने हुए लोग हैं। और हम तब से इस बात को कह रहे हैं कि ये कुछ न कुछ बात तो है कि जनता का रुख कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का है, लेकिन इन्होंने कुछ चोरी करके वापस ये जीत गए, तो वो उसी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि फिर चोरी करेंगे। लेकिन मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूं कि इस समय जनता भी मुस्तैद है और हम भी मुस्तैद हैं इनकी चोरियां पकड़ने के लिए। और ये और क्या चोरियां कर सकते हैं, उस संभावित उन सभी चोरियों को ध्यान में रखते हुए हम भी इस रणनीति पर काम कर रहे हैं और इनको आपकी चोरी नहीं करने देंगे। हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। सर, एक सवाल ये है कि हर बार बीजेपी जो है, हम कैबिनेट, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? 1 मिनट। सर, मेरा एक सवाल है, सरकार ने सर रजिस्ट्री जो शुल्क था उसको 25,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया, किस तरह से देखते हैं सर? जमीनों की जमीनों की रजिस्ट्री ऐसा 25 से 50,000 नहीं, प्रतिशत में बढ़ती है, तो कुछ प्रतिशत जमीनों का शुल्क बड़ा होगा, लेकिन हर तरफ से लूट मची हुई है, कहाँ कमी कहाँ है? एक रजिस्ट्री का ही मतलब जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट बढ़ाकर शुल्क ऐंठने की बात नहीं है। हर तरह से आप गांव में चले जाइए, हर महीने कोई ना कोई सत्यापन कराना है, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, उसमें तमाम पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो सरकार इस काम में लगी हुई है कि जनता से किस प्रकार से। कॉर्बेट नेशनल पार्क को साफ तौर पर निर्देश दिए कि 3 महीने के अंदर जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं उनको यहाँ पर ध्वस्त करें और इको टूरिज्म की तरफ कॉर्बेट नेशनल को पूरी तरह से बनाया जाए। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि लगातार हम कब की बात है, कब हुए? कल। अच्छा, जैसे कि आप इस बात को उद्धृत कर रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिप्रेक्ष्य में यह टिप्पणी की है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में जितने भी वसाहतें हैं, जो भी वहाँ पर निवासरत हैं या कोई एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए।
मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड का वन विभाग से यहाँ के लोगों का, यहाँ के निवासियों का, उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा है ये कि वन और आम जनजीवन के बीच जो चाहे जुरिडिक्शन का संघर्ष हो चाहे जीवन का संघर्ष हो, ये बहुत भयानक स्थिति में है। यहाँ की सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए इस बात को निर्धारित करना चाहिए कि वनों की भी सुरक्षा हो और मानव जीवन का और मानव जहाँ रहते हैं उन स्थानों की भी सुरक्षा हो। ये सिर्फ कॉर्बेट तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में ऐसे तमाम पूरे राज्य में ऐसे जगह जगह पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहले से लोग रह रहे हैं, लेकिन वन विभाग उसको अपनी भूमि बताता है। सरकार इसमें बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रही है कि लोगों को कैसे राहत दी जाए। तो सरकार को इस पर एक पूरा फोकस देकर इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए कि एक बॉडी बनाकर, मतलब एक नियामक आयोग बनाकर एक इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि लोगों को इससे रिलीफ मिल सके। जहाँ तक माननीय न्यायालय का प्रश्न है, न्यायालय ने कोई सूचना मांगी है तो सरकार को वो सूचना वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। उनको दोबारा से यहाँ पर इको किया जाए, पेड़ लगाया जाए या फिर वैसे दिया जाए, बिल्कुल उसे इको की तरह वहाँ पर किया जाए। ठीक है, अगर कहीं पर कोई विकास कार्यों के लिए पेड़ काटे गए हैं तो ये नियम है, वन विभाग के नियम है कि उसके एवज में कितने पेड़ लगाए जाए, वो पेड़ लगाए जाए। और कोई बात? सर 27 की बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोग कॉमन पूछ रहे हैं ना, पर अलग अलग का अलग अलग नहीं है। हाँ जी, 27 की बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, लगातार 2 बार भाजपा सरकार बना चुकी है उत्तराखंड में। अब तीसरी बार भाजपा कह रही है कि इस समय भी तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी, हैट्रिक को आएगी। अब बीजेपी ये थोड़ी कहेगी कि वो चुनाव हार रहे हैं, ये तो नहीं कहेगी वो। लेकिन आम जनता से पूछिए ना कि आम जनता के हालात क्या हैं। आज उपनल के हमारे तमाम जो सरकारी विभागों में, विभिन्न विभागों में कर्मचारी हैं, काम करते हैं, वो इतने दिनों से सड़क पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। तो उनसे पूछिए कि क्या ये सरकार दोबारा आ रही है। आप बेरोजगारों से पूछिए कि क्या ये सरकार आ रही है। आप उन परीक्षार्थियों से पूछिए जो 2-2, 3-3 साल से इस देहरादून में, हल्द्वानी में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अंत में पेपर लीक हो जाते हैं। उनसे पूछिए कि क्या ये सरकार आ रही है। आप उन हमारे किसान भाइयों से पूछिए कि जिनकी फसल का उचित दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है कि क्या ये सरकार आ रही है। तो दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यक लोगों के प्रति सरकार की बेरुखी और कमज़ोर तबकों के प्रति सरकार की बेरुखी और खनन, शराब और इन सब माध्यमों से धन्ना सेठों के धन में और इजाफा करने की सरकार की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि इस प्रदेश में 2027 में इनकी सरकार किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं हो सकती। और हम लोग जनता के सामने जाएंगे, हम लोग जनता को ये सब चीज़ें समझाएंगे और जनता का आह्वान करेंगे, माननीय हमारे मतदाताओं का आह्वान करेंगे और इस प्रदेश में एक नई सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भाजपा बिहार का उदाहरण दे रही है, कहता है यही। आप अगला प्रश्न पूछिए, कोई और है? बिहार का क्या है? बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं बिहार में भी ऐसी भीड़ जमा करी थी लेकिन मिलाकर। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि बिहार और उत्तराखंड में फर्क है। आप अगर उत्तराखंड की भीड़ को भारतीय जनता पार्टी बिहार की भीड़ से तुलना कर रही है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बारे में क्या सोच रखती है, ये सार्वजनिक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की भीड़ को बिहार से तुलना नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड में जागरूकता कई गुना ज़्यादा है और उत्तराखंड पूरे देश में लिटरेसी रेट में हाईएस्ट है। यहाँ के लोगों की भीड़ को वो ऐसी भीड़ न समझे। ये भारतीय पार्टी की नीति के खिलाफ चेताने वाली भीड़ है और भारतीय जनता पार्टी इसको चेताने के स्वरूप में ले।